डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 है ट्रायंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमें चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक हम ध्यान से सीखेंगे। तो आज के लेक्चर का मेन उद्देश्य यही है कि जो एक्सरसाइज 6.1 का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो सब मैं आपको समझाऊंगा। देन इसके बाद एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए, एक हेडिंग आती है चैप्टर 6 में, सर्वांगसम एवं समरूप आकृतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वांगसम एवं समरूप आकृतियाँ क्या होती है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर शेप्स। ठीक है, कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर शेप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो आप पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इस लेक्चर में टोटली एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक होगा पहले। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आती है इस चैप्टर के अंदर, सर्वांगसम एवं समरूप आकृतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है अलग से सर्वांगसम आकृतियाँ। तो सर्वांगसम आकृतियों की डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ कि सर्वांगसम आकृतियों की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर, कॉन्ग्रेंट शेप्स, ये फिगर। ठीक है, तो यहाँ शेप लिख रहा हूँ मैं। तो देखिए, कॉन्ग्रेंट शेप किसको बोलते हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा कि वे आकृतियाँ डियर स्टूडेंट, वे आकृतियाँ जिनका आकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिनका आकार को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आकार को बोलेंगे हम शेप। ठीक है, जिनकी शेप मतलब, तो जिनका आकार और माप, जिनका आकार और माप को क्या बोलते हैं, साइज बोल लो। ठीक है, यानी जिनका साइज भी छोटा बड़ा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देखिए, वे आकृतियाँ जिनका आकार यानी शेप और माप यानी साइज इक्वल हो यानी समान हो, वे आकृतियाँ जिनका आकार और माप समान हो, यानी कहना समान हो उन्हें सर्वांगसम आकृतियाँ कहती हैं, उन्हें सर्वांगसम आकृतियाँ कहती हैं। तो डियर स्टूडेंट, सर्वांगसम आकृतियों की डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी कि वे आकृतियाँ जिनका आकार और माप समान हो उन्हें सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। तो सर्वांगसम के लिए दोनों शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, कि आकार भी समान होना चाहिए, माप भी समान होना चाहिए। तो वे आकृतियाँ जिनका आकार और माप समान हो उन्हें सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सर्वांगसम आकृतियों को दिखाने का चिन्ह क्या होता है। तो यहाँ पे आपको नोट लिखना है पहले, नोट में आपको लिखना है सर्वांगसम का चिन्ह। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर। ठीक है, सर्वांगसम आकृतियों का चिन्ह क्या होता है, या फिर सर्वांगसम का चिन्ह, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है, देखिए ऐसे 2 लाइन खींचते हो आप और 2 लाइन के ऊपर आपको ऐसे बनाना, ऐसे जैसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला चिन्ह किसका होता है, सर्वांगसम का होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। यहाँ लिखना है आपको सर्वांगसम आकृतियों के एग्जाम्पल, सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण, सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण। ठीक है, सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण। तो देखिए, उदाहरण में आपको क्या देना है, जैसे मान लो, जैसे आपने मान लिया 2 सर्कल लिया। अब दोनों सर्कल क्या है, सेम रेडियस के, सेम त्रिज्या के। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी इस सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो दूसरे सर्कल यानी वृत्त, दूसरे का भी रेडियस क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे बड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर रेडियस इनका सेम है तो दोनों सेम बनेंगे। ठीक है, जब सेम साइज के 2 फिगर हो
जिनका क्या क्या सेम हो, शेप सेम हो और साइज सेम हो। शेप का मतलब दोनों गोल है और साइज का मतलब दोनों 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों अगर सेम है तो वो क्या होते हैं, सर्वांग समाकृतियाँ। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है। एक एग्जाम्पल मान लो आप कि एक बैंक के सेम एटीएम कार्ड होते हैं। आप किसी भी बैंक में अगर आपका खाता होगा, अकाउंट होगा, तो उसमें जो एक बैंक के जितने भी एटीएम कार्ड होते हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, एक बैंक के जितने भी एटीएम कार्ड होंगे वो सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दो सिक्के आपने देखी है, मान लो 1 रुपीज के 2 कोइंस है, 2 सिक्के हैं। अब दोनों सिक्के सेम साइज के होंगे और सेम दिखते होंगे तो आप ये मान सकते हैं। आप मान लो यहाँ पर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 2 संभव त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलते हैं, संभव त्रिभुज। 2 संभव त्रिभुज है जिनकी भुजाएं तो बराबर है तीनों, ठीक है, और एंगल भी इनके इक्वल होते हैं और साइज भी दोनों का सेम ही है। तो ऐसी 2 आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों ही समान हो उन्हें सर्वांग समाकृतियां कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ। जैसे आपने मान लिया स्क्वायर। अब देखिए 2 सेम साइज का स्क्वायर है, इसका 2 सेंटीमीटर साइड है, एक दूसरा स्क्वायर है जिसका साइड 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों का आकार सेम। आकार से मतलब क्या है कि दोनों सेम दिखने चाहिए, दोनों सेम दिख रहे हैं। और साइज अब देखिए इसका 2 है, साइड इसका 2 है। तो जब आकार और माप दोनों ही समान हो जाए तो वो सर्वांग समाकृतियां कहलाती है। अब डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि वे आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो उन्हें सर्वांग समाकृति कहते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समरूप आकृतियों की बात करेंगे कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है। ठीक है, तो देखिए पहले, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है समरूप आकृतियाँ। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समरूप आकृतियाँ। 10th क्लास में मैं इसी की बात करनी ज़्यादा, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। समरूप आकृतियाँ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमिलर शेप्स, सिमिलर शेप्स। ठीक है, तो समरूप आकृतियाँ क्या होती है वो आपको समझना है। मैं पहला डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे लिखना है कि वे आकृतियाँ जिनका आकार समान हो, आकार मतलब शेप, ठीक है, वे आकृतियाँ जिनका आकार समान हो, आकार मतलब शेप। ठीक है, ध्यान से सुनिए, वे आकृतियाँ जिनका आकार समान हो परंतु माप मतलब क्या होता है, साइज। परंतु माप का समान होना आवश्यक नहीं है, परंतु माप का समान होना आवश्यक नहीं है। तो ऐसी आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती है, समरूप। तो ऐसी आकृतियाँ समरूप कहलाती है, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। तो ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, वे आकृतियाँ जिनका आकार समान हो परंतु माप यानी साइज का समान होना आवश्यक नहीं है, तो ऐसी आकृतियाँ समरूप कहलाती है। यानी अगर साइज भी समान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेप का तो समान होना आवश्यक है। हर हाल में शेप सेम होनी चाहिए, साइज बड़ा छोटा हो सकता है चलेगा, लेकिन आकार मतलब शेप दोनों की सेम दिखनी चाहिए। एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल हो सकता है, लेकिन दोनों का जो आकार है वो गोल होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर आकार क्या होता है, समान होना चाहिए, लेकिन साइज मैटर नहीं करता है कि समान है नहीं है। सिर्फ यहाँ पर समान क्या होना चाहिए, आकार यानी शेप। साइज का समान होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे,
जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में, देखिए आपने लिया एक सर्कल छोटा लिया जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और एक सर्कल आपने लिया बड़ा जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों का साइज बड़ा छोटा है, इसका 1 इसका 4, लेकिन इसका शेप मतलब आकार हूबहू सेम गोल दिखती है, ठीक है। तो अगर साइज इसका बराबर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेप का समान होना चाहिए, यानी आकार तो समान होना चाहिए, माप का समान हो या ना हो वो आवश्यक नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल यही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो आपने लिया एक वर्ग लिया 2 सेंटीमीटर साइज का, तो और एक वर्ग यानी स्क्वायर ये लिया आपने 4 सेंटीमीटर का। अब देखिए दोनों का आकार तो समान है लेकिन माप समान नहीं है, मतलब शेप तो समान है लेकिन साइज समान नहीं है, साइज इक्वल नहीं है, ये 2 है ये 4 है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हो लेता हूँ, देखिए पहला एग्जाम्पल ये था, दूसरा ये था। एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल लिया आपने कैसे, छोटा, एक लिया आपने बड़ा। अब देखिए दोनों मैंने समबाहु त्रिभुज लिए, इनकी साइड इक्वल होगी, एंगल भी इक्वल होगा, बट यहाँ पर क्या है कि इसका जो आकार है वो तो समान है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल दिखते हैं लेकिन साइज समान नहीं है। ये मान लो 2 सेंटीमीटर की साइड होगी तो ये मान लो 4 है, देखिए तो अंतर है ना। तो यहाँ पर देखिए समरूप आकृतियों के लिए आकार का समान होना चाहिए, माप समान हो ना हो वो आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको समरूप और सर्वांगसम आकृतियों की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे इसका और बेसिक थोड़ा देखेंगे, और यहाँ पर नोट में आपको लिखना है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे नोट में आपको एक बात और लिखनी है कि जो समरूप आकृति का चिन्ह होता है, समरूप का चिन्ह, सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, तो समरूप का चिन्ह कैसे होता है, देखिए ऐसे करके बनाना, बस एस बनाना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये सिंबल जहाँ पर भी दिखे इसका नाम होता है सिमिलरिटी यानी समरूप, ठीक है। तो ये दोनों आकृतियाँ आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेनी है। इसके बाद हम थोड़ा से और बेसिक सीखेंगे और देन इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसी में देखिए एक हेडिंग ये भी है कि दो बहुभुजों का समरूप होने की शर्त, ठीक है। अगर मान लो दो बहुभुज दिए है जो कि ना ट्रायंगल है ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, तो ऐसे बहुभुज जो लाइन सेगमेंट से बनता है, जो लाइन से बनी हुई आकृति होती है, उनके समरूप होने की क्या शर्त होती है वो देखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे दो बहुभुज समरूप होंगी, ठीक है। दो बहुभुज समरूप होंगी यदि, कब होंगी, कंडीशन है, दो केस है वो आपको याद रखने हैं। देखिए दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, फर्स्ट वाला केस क्या है, यदि उनके संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ लिख लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समान हो। और दूसरी शर्त क्या होती है, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब संगत भुजाओं को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड से लिखना है, ठीक है। तो यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो एक बहुभुज मान लो आपने ये बना दिया, लाइन सेगमेंट जितनी भी आकृति बनती है लाइन से वो बहुभुज होता है, ठीक है, ABC। एक मान लो आपने PQR ट्रायंगल बना दिया। अब मान लो ये दोनों बहुभुज है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बनी हुई आकृति है, रेखाखंड से बना हुआ फिगर है, तो हम क्या करेंगे, अगर इनको आपको समरूप सिद्ध करना है तो आपको ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन क्या बोलती, देखिए
सबसे पहले ये कोण, ठीक है, इस एंगल की संगति ये एंगल है और इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल है और इसके ये वाला एंगल है, तो इनकी संगत कोण सबके बराबर होनी चाहिए। यानी ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये 50 तो ये 50, ये 100 तो ये 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए एंगल पी इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर एंगल सी एंगल क्यू और एंगल सी एंगल आर, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, संगत कोण बोलेंगे इनको। और दूसरी बात, जो संगत भुजाएं है ना वो समानुपाती होनी चाहिए, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि ए बी के अपॉन में पी क्यू हो, यानी इनका अनुपात बराबर हो किससे, बी सी अपॉन क्यू आर की, बी सी अपॉन क्यू आर, और इसका अनुपात बराबर हो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये क्या होता है, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, ये फिर संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात यानी समानुपाती अनुपात, ठीक है। अब अगर किसी भी दो बहुभुज को आपको समरूप करना हो तो आपको ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो समरूप हो पाएंगे।